बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। पीडीएम की सियासत, हुकूमत का जवाब। इस बीच में नेशनल डायलॉग की बात चली, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा था कि नेशनल डायलॉग होगा कैसे, बिलखुसूस ऐसे में जबकि हुकूमत भी तैयार नहीं थी और अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से भी दो टोक इस तजवीज़ को मुस्तरद किया जा रहा था। तो नेशनल डायलॉग के बीच अब एक नई टर्म आज मुतारिफ़ करवाई मोहम्मद अली दुरानी साहब ने, जिनका ताल्लुक फंक्शनल लीग से है। सेक्रेटरी जनरल फंक्शनल लीग के सीनियर सियासतदान है, जो आज मिले हैं कोट लखपत जेल में अपोजिशन लीडर जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने कहा कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी इज़ दी वे फॉरवर्ड। इसके अलावा अब तक पीडीएम ने कहा क्या था, पहले वो सुनिए, फिर शामी साहब और मोहम्मद अली दुरानी साहब से खुसूसी गुफ्तगू होगी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के ऊपर। पहले देखिए अब तक पीडीएम ने कहा क्या। ताबेदार खान, तुमको जाना होगा। कश्तियां जलाकर मैदान में उतरे हैं, राब्ता करना बंद करे। पाकिस्तान के अवाम से अपील की जा रही है, आज ही से लॉन्ग मार्च की तैयारियां शुरू कर। अब वो वक्त गुजर गया, लेकिन अब ना इनसे कोई बातचीत होनी चाहिए, ना होगी इंशाल्लाह। इस्तीफे हमारा एटम बम है। कहाँ नेशनल डायलॉग करो, किस फोरम पे नेशनल डायलॉग करो। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए, ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। सेनेट है वो एक आईनी जरूरत है और हमने सेनेट से इस्तीफे देने का तो ऐलान नहीं किया। और फिर आज दुरानी साहब जब शहबाज शरीफ साहब से मिले तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की, जरा वो भी देखिए। मेरा पीर साहब का ये मौक़िफ़ था कि भाई अगर अपोजिशन जो है वो बात नहीं करना चाहती हुकूमत के साथ और हुकूमत भी अपोजिशन से बात नहीं करना चाहती, ऐसी सूरत हाल में तो मज़ीद ज़रूरत बढ़ जाती है कि डायलॉग को शुरू किया जाए। उसके लिए हमने एक तजवीज़ रखी है, ट्रैक टू डायलॉग जो है उसका आगाज़ किया जाए। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, शामी साहब, ख़बर तो हम देते हैं, फिर उस पर तज्जिया भी आपका आ जाता है नुक्ता नज़र की सूरत में, लेकिन एक कौमी ज़िम्मेदारी भी है और उस ज़िम्मेदारी को निभाते हुए बार बार आप इस प्लेटफॉर्म पे धरने से हुकूमत का तख्ता लुटने की सियासत को मुस्तरद भी करते हैं और उसको नापसंद भी करते हैं। और नेशनल डायलॉग की बात भी हमारे प्रोग्राम से पहले शुरू हुई थी। आज ट्रैक टू का लफ्ज़ आ चुका और साथ हम खुशामदीद कर रहे हैं जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब को। पहले तो आपसे मैं सुनना चाहूँगा जो कारगुजारी मैंने सुनाई पीडीएम की, दुरानी साहब की तजवीज़, उस पर आपका नुक्ता नज़र क्या और फिर हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। देखिए, जो बर्र सग़ीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उसकी रवायत है कि मसाइल जो हैं वो मुज़ाकरात से हल होते हैं, बैठ कर बातचीत से। जब यहाँ गैर मुल्की हुक्मरान थे, बरतानिया जो है उसकी हुकूमत कायम थी, तो उस वक्त मुस्लिम लीग और कांग्रेस दो बड़ी सियासी जमातें थी और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला इन जमातों के मशवरे के साथ होना था। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, उनके दरमियान बातचीत हुई, मज़ाकरात हुए, तलखियाँ भी आईं, तलखियाँ भी पैदा हुईं, लेकिन फासले भी पैदा हुए, लेकिन फिर मेज़ पर बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान का क़याम जो है, पाकिस्तान का क़याम मज़ाकरात के नतीजे में मुमकिन हुआ। ये एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट था जो कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ताज बरतानिया के नुमाइंदों के दरमियान ये तय पाया कि ये हिंदुस्तान को तकसीम किया जाएगा दो हिस्सों में, मुस्लिम मेजॉरिटी और नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज अलग अलग होंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ये ठीक, ये तारीख का सबक है। ये जो मकसद है वो कोई गोरीला जंग से हासिल नहीं किया गया। ये मकसद जो है मुज़ाकरात को मुस्तरद करके हासिल नहीं किया, मुस्तरद करके हासिल नहीं किया गया, इस्तीफे दे के हासिल नहीं किया गया, इस्तीफे दे के हासिल नहीं किया गया, और धरना दे के भी नहीं किया गया। बातचीत से हल हुआ और बातचीत से तय हुआ। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ हमारे कई मसाइल पैदा हुए, यहाँ हमारी सियासत को कई धचके लगे, यहाँ आमराना हुकूमतें कायम हुई, यहाँ टेक ओवर्स हुए, मार्शल लॉ आया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ये कहती रहीं हम बातचीत नहीं करेंगे।
ہم بات چیت نہیں کریں گے. استعفے بھی مانگے جاتے رہے, لیکن جب کہا جاتا تھا کہ بات چیت نہیں کریں گے تو وہ بھی دراصل بات چیت کرنے کے لیے کہا جاتا تھا, وزن بڑھایا جاتا تھا. ایوب خان کے اور ان کے حزب اختلاف کے درمیان مذاکرات ہوئے, پھر بھٹو صاحب اور جنرل شیخ مجیب الرحمان کے درمیان مذاکرات ہوئے, پھر 77 میں بھٹو صاحب اور پاکستان قومی اتحاد کے درمیان مذاکرات ہوئے, پھر پرویز مشرف ان کے مخالفوں کے درمیان مذاکرات ہوئے, بالکل ٹھیک, جنرل ضیاء الحق اور دوسری سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوئے. تو تاریخ بتاتی ہے کہ مذاکرات ہیں مسئلے حل ہوئے, جن سے آپ بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, صحیح ہے, پھر راستہ کچھ دیتے ہیں, کچھ لکھتے ہیں, کچھ نکالتے ہیں, اور پھر گاڑی آگے چلتی ہے. مذاکرات کامیاب نہ ہوں تب بھی ایک نقصان ہوتا ہے, دھچکا لگتا ہے, گاڑیاں ڈیریل ہوئی ہیں پاکستان میں, اور مذاکرات کامیاب ہوں تو پھر ہموار طریقے سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے. آج پوچھتے ہیں پھر درانی صاحب سے بھی, ہمارے جو محمد علی درانی صاحب ہیں, کیونکہ میرا ان کا بڑا برسوں کا تعلق ہے, ان کے عالم شباب سے, اور یعنی انہوں نے جس عمر میں ہم آپ کو ٹکڑے اس عمر میں درانی صاحب اس طریقے سے جد و جہد کی ہے, ایک طالب علم کے طور پر, ایک نوجوان کے طور پر, پھر ایک ذمہ دار سیاستدان کے طور پر اپنے آپ کو منوایا ہے, اور آج ایک یہ اب سرد و گرم چشیدہ سیاستدان کے طور پر ہمارے ساتھ ہیں. پیر صاحب پگاڑا کی جو مسلم لیگ فنکشنل ہے, اس کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور آج انہوں نے ایک دبنگ انٹری کی ہے ملکی پولیٹکس میں. یہ معلوم ہوا آج شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں, اس لیے ملے, پیر صاحب پگاڑا کی اشیر بات سے ملے ہوں گے, ظاہر ہے, ظاہری بات ہے, اور پھر راستہ نکالنے کے لیے کہ بات چیت ہو سکے. اب کیا ہوا درانی صاحب, کیسے یہ فیصلہ کیا آپ نے اچانک, یا سوچ سمجھ کے, اور پھر آج کی بات چیت میں ہوا کیا؟ یعنی پیغام کیا لے کر گئے آپ شہباز شریف صاحب تک, پہلے تو ناظرین کو یہ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب کی موجودگی میں دل کرتا ہے بندہ سیکھے, تو بولنے میں تھوڑی سی وقت لگے گا. اچھا نہیں, وہ ہم شامی صاحب سے سیکھیں گے, لیکن ہم چاہ رہے ہیں پہلے آپ ناظرین کو کچھ بتاتے جائیں. آپ سے جانیں گے, جی جی, اور آپ سے سمجھیں گے. تو اس میں جناب جو آج شہباز صاحب کے پاس جس چیز کو میں لے کے گیا تھا, وہ سمپلی یہی بات تھی کہ جنگ ہو تب بھی مذاکرات پہ بیٹھنا پڑتا ہے. صحیح بات. پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی, پھر بھی مذاکرات, پھر تاشقند میں مذاکرات پہ بیٹھنا پڑا. استعفے دیں تب بھی میز پہ بیٹھنا پڑتا ہے. ابھی طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں. تو اگر آپ استعفیٰ دیں گے تب بھی میز پہ بیٹھنا ہوگا, تو ایک تو تجویز یہ تھی کہ اگر استعفیٰ دے کے میز پہ بیٹھنا ہے تو استعفے سے پہلے میز پہ بیٹھ جاؤ. بالکل ٹھیک, تاکہ اس آگ سے بچ جاؤ جو استعفوں کے نتیجے میں جلے گی, تو اس سے بہت کچھ جھلس جائے گا. ایک تو یہ اس میں تجویز تھی. میں وہی کلیئر کر دوں کہ بھئی استعفوں کے بجائے آپ مذاکرات کا راستہ اختیار کریں تاکہ اس سچویشن سے آپ بچ سکیں. دوسرا اس میں تجویز یہ تھی کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو دوبارہ سے فنکشنل کیا جائے, یعنی فنکشنل مسلم لیگ کی طرح. مسلم لیگ کی طرح, مسلم لیگ بھی اسی طرح فنکشنل ہوئی تھی جب پابندی لگی تھی ایوب کے زمانے میں. اور تیسرا جو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ گرینڈ ڈائیلاگ کو اس انداز میں شروع کیا جائے جس انداز میں وہ روایتی ٹکراؤ کا شکار نہ ہو جائے. کیونکہ اگر یہ بات میں نے کل صبح بھی کہی کہ اگر اپوزیشن بھی انکار کر رہی ہے ڈائیلاگ سے اور حکومت بھی انکار کر رہی ہے, پھر تو اور ضروری ہو گیا کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. پھر اور ضروری ہو گیا. تو اس کے لیے جو اچھا اب پرابلم یہ بھی ہے کہ ڈائیلاگ پہلے ہوتا تھا جی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, اب اور بھی عوامل ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں جن کا ویزیبل ہونا ممکن نہیں ہوتا. وہ خاموشی سے اپنا رول اپوزیشن بالخصوص یہ مطالبہ کرتی ہے, اور اب تو خود اپوزیشن یہ مطالبہ کرتی ہے. تو یہ جو ٹریک ٹو ڈائیلاگ کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس کو بھی چاہیں ان ڈائیلاگ میں شریک کر سکیں. ڈائیلاگ کا
जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है उसमें भी और इस डायलॉग में भी होता ही है कि आप मंजिल का तयन करते हैं, यानी फरीकैन मंजिल का तयन कर लिया जाए, फरीकैन बराह रास्त बैठने से पहले बिलवास्ता राब्ते में आ जाए और उस बिलवास्ता राब्ते के जरिए उन तमाम शिकनों को दूर कर दिया जाए। तो आपकी मुलाकात बिलवास्ता राब्ते ही तो है। अच्छा, अब जहाँ तक शहबाज साहब का ताल्लुक है, देखिए हम कह रहे हैं पार्लियामेंट फंक्शनल होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट फंक्शनल होनी चाहिए तो फिर अपोजिशन लीडर को भी फंक्शनल होना चाहिए। ठीक है ना। हमने जिस रूट को अख्तियार किया है वो आईनी और कानूनी रूट है, और उसके और देखें कुछ भी आप कर लें, पूरी दुनिया के अंदर एस्टैब्लिशमेंट्स भी होती हैं, सब होती हैं, लेकिन बात यह है कि जो अल्टीमेटली रूलिंग सही है कानून होता है वो आईनी होता है। ठीक है जी, उसके अंदर भी शेयरिंग होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, हमारे यहाँ भी शेयरिंग है, लेकिन आइन जो है, कानून जो है, पार्लियामेंट जो है, वो एक नेमत है अगर उसको आप नेमत समझे। आपने तीसरे जो नुक्ता उठाया ट्रैक 2 का, वो ट्रैक 2 का खाका क्या आपकी पार्टी के यहाँ तैयार है? देखिए हमारे पास वो पूरा खाका तैयार है, लेकिन उस खाके का एक पहलू बड़ा अहम है कि उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको पब्लिक ना किया जाए। ठीक है, वरना कुछ भी नहीं होगा। हमारे यहाँ होता यह है कि जी वो मतलब कैमरे ज़्यादा आ जाते हैं, फैसले कम होते हैं। अच्छा, और पब्लिक कब की जाएंगी चीज़ें फिर आपके खाके? देखिए जी, पब्लिक तो असूली जो तरीका है वो तो ये है कि रिजल्ट पब्लिक होना चाहिए। जब पक जाए एक दूसरे के सामने बैठेंगे तो फिर चीजें खुद बहुत पब्लिक होना शुरू हो जाएंगी। जब किसी नतीजे तक मामला पहुंचने लगा, अब मैं आपको एक अपनी प्रेडिक्शन करता हूं, मुझे नहीं लग रहा कि इस्तीफे कोई देगा या अब इस्तीफों की तरफ मामला जाएगा, और ये जो इनिशिएटिव है इसका कितना इसके अंदर रोल है, हो सकता है काफी हो। ये ट्रैक 2 का साहब ये बताइए मुझे, देखिए पाकिस्तान की तारीख में ऐसी शख्सियात मौजूद रही हैं जो बिलवास्ता राब्तों का काम करती जी, पहले तो बहुत आपको पता है, और आपने कितनों से डील भी किया, और जो 1973 का दस्तूर है, एग्जैक्टली जब वो भुट्टो साहब में और उनके मुखालिफ जो सियासी जमातें थी उनके दरमियान जो राब्ता था वो बिलवास्ता राब्ता, मौलाना जफर अहमद अंसारी जो थे वो इसके लिए मारूफ थे। और हमारे दोस्त मुस्तफ़ा सादिक साहब तो माशाअल्लाह वफाक के एडिटर थे, वो भी उनके मुआवनत करते थे, और फिर खुद भी वो अपने तौर पर भी ये काम करने लगे। तो बिलवास्ता राब्ते, ताकि उलझने दूर हो जाएं, शकरंजियाँ दूर हो जाएं, जो नुक्ते नाजुक हैं उनका कोई हल तलाश कर लिया जाए बिलवास्ता तौर पर, ताकि फिर फरीकैन मेज़ पर बैठे। और ये भुट्टो साहब और उनके मुखालिफिन के दरमियान भी ऐसा हुआ, और जब भुट्टो साहब को बिल्कुल पीएनए के दरमियान भी ऐसा हुआ, यानी सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब जो थे उन्होंने इसमें बहुत रोल अदा किया, अंसारी साहब भी इसमें रहे। तो इसी तरीके असल में ऐसी शख्सियात होती हैं मुआशरों में जिनका एहतराम किया जाए या जिनकी बात सुनी जाए, और हर सियासी जमात उनका एहतराम करे, और वो फिर अपने उनका मुफाद उसमें होता नहीं है, उससे बालातर होकर लार्जर इंटरेस्ट के लिए उनकी पहचान टकराव ना हो। अब ये देखिए कि हम ये समझ रहे थे कि अब कौन शख्स हो सकता है इस वक्त जो लीड करे इस मामले को, जो एक सफीर बन जाए सुलह का, आशती का, अमन का, तो भाईचारे का और खुफत का। तो अब ये जो फंक्शनल लीग है, पीर साहब पगाड़ा ने ये इनिशिएटिव लिया। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आप तो पीर साहब के कहने पर, ये मुशावरत करने के बाद ये खाका ट्रैक 2 का तैयार करके, और ये रोल जिसकी तारीफ शामी साहब ने भरपूर कर दी, वो निभाने के लिए आ गए कोट लखपत में। आगे से अपोजिशन लीडर भी क्या ट्रैक 2 के हामी हैं? आपकी तजावीज़ पर उनका जवाब और रद्द-ए-अमल क्या है? देखें जी, वो क्या कहें क्या था, मैं ये समझता हूँ कि वो बुनियादी तौर पर माजी में जो उनकी स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं, अब मुलाकात के बारे में मैं बहुत कुछ कहूँ या ना कहूँ, बिल्कुल कहें। मैं समझता हूँ कि इन तजावीज़ के ऊपर कहीं कोई इख्तलाफ नहीं था। ठीक, मेरी ऑब्जर्वेशन है। शहबाज शरीफ साहब ट्रैक 2 के हामी हैं, मेरी ये ऑब्जर्वेशन। ठीक, ऑब्जर्वेशन है, मैं बातचीत की है, मैंने नहीं, बात असल में ट्रैक 2 ट्रैक 1 नहीं है। हाँ, ये बातचीत के हामी का फर्क है, मामला हल करने के हामी। आपको लगा शहबाज शरीफ साहब मामला हल करने के हामी है, और वो किसी भी सूरत में किसी टकराव या किसी चीज को बिखराओ, उनकी अपनी जो, मगर
लिमिटेशंस हैं उनके बीच में। दुरानी साहब वो तो अब जेल में हैं, उनका तो किरदार महदूद हो चुका है। ये नुक्ता उठाया ना, पहला काम तो ये है कि उनको उनका किरदार अदा करने दिया जाए और लीडर ऑफ द अपोजिशन को एक उस कैद खाने से तो निकाला जाए। ये मजीद दुरानी साहब से सुनिए ना, क्योंकि ये नुक्ता इन्होंने उठाया। देखें जी, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये नुक्ता उठाया, जब मैंने उनसे भी बात की कि भाई आपका कोई रोल होना चाहिए इस वक्त इस इशू को रिजॉल्व करने के। उन्होंने कहा मैं जेल में से क्या रोल अदा कर सकता हूँ। ठीक, जब मैंने ये कहा तो मीडिया वालों ने कहा जी आप चाह रहे हैं कि उनको देखें। बात ये है कि जो कानून हैं, जो ज़ाब्ते हैं, जो सब चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस वक्त गैर मामूली सूरत हाल है जब अपोजिशन इस्तीफ़ों की बात कर रही है, जब आपकी असम्बली की कार्रवाई नहीं हो रही, जब आपके अंदर दोनों तरफ से सुबह से गोलाबारी शुरू होती है एक तरफ से और दूसरी तरफ से, और शाम तक वही सिलसिला चला रहता है। और मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब को मतलब कैबिनेट की मीटिंग से ज़्यादा स्पोक्स पर्सन की मीटिंग करनी पड़ती है। ठीक, इसका मतलब यह है कि गैर मामूली रेटिंग ओरिएंटेड, ठीक है ना जी, एक टकराव की कैफियत बन चुकी है। इस कैफियत के अंदर हमें चाहिए कि सीनियर लीडर्स को आगे लाएं। मैं बिल्कुल इस चीज को शौरी तौर पे किसी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं करना चाहता। यानी यानी ये पहला कदम तो फिर ये होगा ना, कि भाई जो लोग गिरफ्तार हैं, यानी ये इस वक्त इसमें इख्तलाफ गिरफ्तार हैं, तो उनको उनका रोल अदा करने दिया जाए। उनको उनके, और बड़ी आसान काम है ये, यानी आप नैब जो है, देखें जी इस वक्त हमें सब इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, उन्होंने भी किया, एनेबलिंग एटमॉस्फेयर। देखिए आपको ऐसी सिचुएशन के अंदर, मैं किसी भी सूरत में ट्रैक 2 को ट्रैक 1 नहीं बनाना चाहता, ठीक है नहीं, लेकिन ये उसी की हदूद में रहते हुए मैं किसी के खिलाफ भी कोई बात नहीं करना है। पहले मैं बहुत कुछ कर लेता था, अब इसके बाद मैं समझता हूँ कि इस जिम्मेदारी इस काम को कहने के बाद जो है जरा, वरना हमारा भी ठीक है। हाँ, तो इस सूरत हाल में एनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, ऐसा साजगार माहौल बनाना कि जिसके नतीजे में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके, ये हुकूमत का रोल होता है। लोग ये कहेंगे और ठीक कहेंगे, अगर हुकूमत नहीं करती तो क्या कोई नहीं करेगा, फिर भी होना चाहिए। तो क्या हुकूमत से भी अब राब्ता करेंगे आप? देखें जी, हुकूमत से राब्ता डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि पार्टी के लोग करें जिनका उनसे अच्छा, मतलब पीर साहब खुद करें और वो हुकूमत को इस मामले में एंगेज करें और इसको एक रोल भी तो है ना। हाँ, इत्तेहादी भी हैं और तो मेरी अपनी पसंद नापसंद मिजाज के पहलूज होते हैं, मैं उस एरिया में नहीं जाना चाहता। तो मेरा ये इस सारी सिचुएशन में ख्याल है कि इस वक्त की सूरत हाल जो है उसके अंदर ऑपोजिशन लीडर की सोच एक पॉजिटिव सोच है। हाँ, इस्तीफों का मामला हो, खा वो इसका मामला हो, धरने का मामला हो, खा वो इस्तीफे तो देखे ना, एक एक्सट्रीम बात है ना। हाँ, और मैं आज आप, हाँ, जो गुड़ से मर जाए उसे जहर दे दी, कुछ आप कहना लगे थे। हाँ, मैं अगर ये कहूँ कि ये इस्तीफे नहीं होंगे, मैं अपनी पॉलिटिकल जजमेंट की बुनियाद के ऊपर ये कह सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये डायलॉग भी शुरू होगा। अब क्योंकि इतना कुछ देखने के बाद हमें पता है कि डायलॉग के बगैर मसला हल नहीं होगा। मैं ये भी कहता हूं कि पार्लियामेंट में सबको आके बैठना पड़ेगा। वजह इसकी यह है कि पार्लियामेंट से बेहतर महफूज बैठने की जगह और कौन सी है, इससे अच्छा डायलॉग का और फोरा कौन सा हो सकता है। तो ये जो सारी सिचुएशंस हैं ये अब उस तरफ जानी है। इसमें अगर हमारा भी थोड़ा सा कोई रोल हो जाएगा, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा मीडिया से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंटेलेक्चुअल से, इवन मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट से कि वो भी ऐसा एनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में अपना रोल प्ले करें, क्योंकि ये मुल्क का मामला है। तो अदलिया का किरदार भी बड़ा। और अब वो जो आखिरी बात कहने वाली थी वो ये थी कि इसके अंदर जो कंक्लूडिंग रोल हो सकता है, देखिए अब पूरी दुनिया के अंदर इनोवेटिंग पैटर्न्स होते हैं, और वैसे भी डायलॉग हमेशा सर वो कामयाब होता है जिसमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इनोवेटिव होता है। तो इस वक्त इनोवेटिव थिंकिंग जो है वो इस चीज की डिमांड करती है कि अदलिया से लेके वो तमाम इदारे जो इस मुल्क के मामलात और मामूलात को चलाने में एक रोल प्ले करते हैं, वो पहले अपने आप को हर सूरत में इम्पार्शियल करें। इवन नैब को भी इसके अंदर एक रोल प्ले करना चाहिए। कोई इसमें, यानी आप मुझे बताइए इन लोगों की गिरफ्तारियों की जरूरत क्या है? देखा, एक आदमी जो कहीं जा नहीं रहा उसको आपने ECL में नाम डाला हुआ है, फिर गिरफ्तार करने की जरूरत क्या है? तो वो अच्छा, अब ये जो सारी सिचुएशन है इसको
اگر اس ماحول کی طرف لے جانے کا عمل شروع ہو گیا تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں سٹریسز جو ہے وہ خود کم تلخی جو ہے سیاسی وہ کم ہوگی, درجہ حرارت نیچے آئے گا, بات چیت کا دروازہ کھلے گا. اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ایک بریک سا لے لوں, اگلا قدم کیا ہوگا؟ بڑا اہم سوال ہے شامی صاحب, آپ کا معذرت ایک بریک لینی ہے, بریک کا وقت آن پہنچا. درانی صاحب یہ شامی صاحب کا سوال کہ اگلا لایا عمل کیا ہوگا, اور پھر یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ کیا آپ باقی اپوزیشن جماعتوں کے سینئر رہنماؤں سے بھی ملیں گے یا نہیں, یہ سب کچھ آپ جان پائیں گے درانی صاحب کی زبانی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کر رہے ہیں آج پروگرام میں محمد علی درانی صاحب جو کوٹ لکھپت جیل میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب سے مل کے آئے ہیں. درانی صاحب, شہباز شریف صاحب سے ملاقات ویسے کتنی دیر ہوئی؟ غالباً کو 1.5 سے پونے 2 گھنٹے. اس کا مطلب تفصیلی تبادلہ خیال ہوا؟ ہاں, تفصیلی تبادلہ خیال. ماحول آزاد تھا؟ نہیں, ماحول وہ تھا, گرفتار تھا, لیکن قربت سے کچھ آزادی کا احساس پیدا ہو جاتا تھا. تو وہ شہباز شریف صاحب کھل کر بولے آپ کے ساتھ؟ ہاں, کھل. یعنی آپ بہت قریب رہ کے؟ ہاں, میں کان کے قریب ہو کے گفتگو کی, چونکہ آس پاس تو ہر طرف. تو اس گفتگو کا تاثر آپ کا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نیشنل ڈائیلاگ کے لیے معاملات آگے بڑھانے کے لیے تیار آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ مجھے ان میں اہلیت بھی نظر آتی ہے تیاری کے ساتھ ساتھ. اچھا, تو آپ یہ بتائیے کہ حمزہ سے بھی ملاقات ہوئی آپ کی یا حمزہ سے ملاقات ہوئی؟ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کری. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا حمزہ بھی اسی جیل میں ہے؟ کہنے لگے ہاں اسی جیل میں ہے. تو میں نے کہا آپ کی ملاقات تو ہوتی ہوگی ان سے ہر وقت ہی نا؟ کہتے نہیں, ایک ہفتے میں ایک دن اگر یہ اجازت دے دیں. سپرنٹینڈنٹ صاحب یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ بھی ابھی کوئی 2 ہفتوں سے نہیں ہوئی تھی ان کی. درانی صاحب, ایک روایت ہماری یہ تھی, ایک مقدمے کے جو ملزم تھے عام طور پہ وہ اکٹھے رکھے جاتے تھے, انگریزوں کے دور میں بھی, پاکستان بننے کے بعد بھی. یہ تو پھر یہ ایک جیلیں جو تھیں وہ تو آئسولیٹ کرتی ہیں نا, عقوبت خانے نہیں ہوتے. مولانا مودودی کو دیکھ لیں, آپ فیض احمد فیض کو دیکھ لیں, ان کے ساتھی سارے ساتھ رہے. ہم خود ایک مقدمے کے جو ملزم تھے بھٹو صاحب کے دور میں جب پکڑے گئے, ہم اکٹھے تھے سارے. اب یہ جو چلن آیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی, ان کو الگ الگ رکھا گیا ایک جیل میں. اب ان کا بیٹا جو ایک مقدمے کے ملزم ہے اس وقت, ان کو آپ الگ الگ رکھ رہے ہیں. تو یہ جو گھٹیا روایات ہم قائم کر رہے ہیں, اس کا بھی کوئی انجام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے نتیجے میں نا وہ سٹریسز پیدا ہوتی ہیں. صحیح, تلخی آتی ہے. اور تلخی جو میں نے تو آج انہوں نے پوچھا کہ آپ تو حکومت کے کولیشن پارٹنر ہیں, تو آپ تو اپوزیشن کی زبان بول رہے ہیں. میں نے کہا میں تو اس سے زیادہ تو کوئی فیور ہو نہیں سکتی حکومت کی, کہ میں حکومت کو ہم اس ٹکراؤ سے بچانا چاہ رہے ہیں, اس تصادم سے بچانا چاہ رہے ہیں جس کا پہلا وکٹم خود حکومتیں ہوا کرتی ہیں. اس لیے یہ جو ساری سچویشن ہے اور یہ جو ڈائیلاگ کی کیفیت ہے, یہ حکومت کے لیے اچھی ہے, بشرطے کہ آپ اس چیز کو اس طرح سمجھیں. اچھا درانی صاحب, آپ دوسرے جو لیڈر ہیں, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یا زرداری صاحب, ان سے بھی, یا بلاول بھٹو صاحب, ان سے بھی ملنے دیکھیں سر, میں تو کوئی مطلب بہت زیادہ لوگوں سے ملتا بھی رہتا ہوں, لیکن میں نے کبھی ان کو پبلک نہیں کیا. ایون شہباز صاحب سے بھی پہلے میں ملتا رہا ہوں, لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کبھی. آج والی ملاقات البتہ آج پبلک اس لیے بھی ہو گئی کہ وہ جیل میں تھی, اور خاص ملاقات تھی نا, یہ خاص ملاقات تھی, یعنی ایک نیا رخ آ گیا, نیا رخ آیا سیاست میں. تو ادروائز مولانا سے تو میری بہت ہی نیاز مندی ہے, وہ استاد بھی ہیں ہمارے, ٹھیک ہے نا جی. اور میں جب بھی ضرورت پڑتی ہے ان سے ٹیلی فون پہ بھی ملتا ہوں. ہمسائے بھی ہیں آپ؟ ہمسائے بھی ہیں ان کے. اگر ڈی آئی خان, ملتان بھی تو ان کی جگہ ہے. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ, لیکن ان ملاقاتوں کو میں نے کبھی فوٹو بھی نہیں بنائی. تو یہاں کی ملاقات کا تاثر تو یہ کہ گرین لائٹ آن ہے, تو کیا مولانا اور زرداری صاحب کے ہاں جو ملاقاتیں آپ کی ہو چکی ہیں یا ہوں گی, ان سے پہلے یہ تاثر بن سکتا ہے کہ وہاں سے بھی گرین سگنل آپ کو؟ دیکھیں, میں نے جو اس ملاقات کے نتیجے میں گرین اور ریڈ لائٹ کے بجائے ایک سبز ماحول پیدا کیا ہے ہم نے. اس ماحول کی وجہ, مجھے آج بڑے لوگوں نے کہا جو حکومت کے خلاف اس وقت اس تحریک کے ذریعے حکومت کو الٹتا ہوا دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا یار تم نے ہمارے اس کے اندر وہ ڈال دیا ہے, اسپینر ڈال دیا ہے. میں نے کہا نہیں, میں نے تمہیں سیف پیسج دیا ہے. دیکھیں, اس وقت جو ٹکراؤ ہے نہ حکومت کو کہیں لے کے جا سکتا ہے اور نہ اپوزیشن کو کہیں لے کے جا سکتا ہے.
ऐसे माहौल के अंदर आप भी अगर इस माहौल को आगे बढ़ाएंगे और दूसरी सोचने वाली शख्सियात पाकिस्तान की जब वो इस माहौल को आगे बढ़ाएंगी तो अपोजिशन के लिए और हुकूमत के लिए जो है वो एक रास्ता बन जाएगा कि वो उसको जवाब बना के थोड़ा अपने स्टैंड पॉइंट से पीछे हट सके। अब ये फैशन बनना चाहिए कि पाकिस्तान में हर फर्द ये कहे कि यार इस लड़ाई को देखें, अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये लड़ाई कहीं नहीं जा रही, कहीं लेके नहीं जा रही, कहीं पहुंचने नहीं जा रही। तो ऐसी सूरत हाल में क्यों नहीं आप उस रास्ते को अडॉप्ट करते जो रास्ता जो है यकीनन आगे की तरफ जाता है। डायलॉग के नतीजे में हो नहीं सकता कि बात आगे ना बढ़े। तो दौड़े साहब अल्टीमेटली तो पर ये होता है ना कि ट्रैक 2 जो है वो ट्रैक 1 में बदलता है, फरीकैन एक सामने बैठते हैं। तो आप अभी हमारे एक व्यूअर हैं डॉक्टर फरीद अहमद साहब, बड़े अच्छे कॉलमिस्ट हैं, वो आपको सलाम पेश कर रहे हैं अभी उनका शहबाज शरीफ साहब को रहा किया जाए ये भी मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब यानी आप ये देखिए कि ऐसा माहौल पैदा करना और इसके लिए फरीकैन को ये आमादा करना कि वो तलखी पैदा ना करें, शख्सी हमले ना करें, बयानबाजी ऐसी ना करें, ये भी तो ज़रूरी होगा ना। देखें जी, ये चीज़ जो है ये बहुत ही इसका देखें, अगर किसी चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस ना रहे तो उसकी मार्केट ख़त्म हो जाती है, कबूलियत का माहौल ना हो तो उसकी मार्केट। इस वक्त जो है टकराव, शिद्दत और शिद्दत पसंदाना रवैयों के खिलाफ एक माहौल बनना चाहिए। और मैं इस वक्त ये भी समझता हूँ कि इस मौके के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को भी अपना एक रोल प्ले करना चाहिए। तो कुछ आपको कुछ इशारा तो मिला होगा ना? नहीं, मैं तो जी इशारा तो हमें क्या मिलना, हम तो वैसे लोगों की नज़र में इशारा है, लेकिन बात ये है कि इस दुरुस्त बात है लोगों की नजर में ना, मैंने इसलिए कहा दुरुस्त है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमने इस तासुर की नफी ना किया। देखिए मैं आपको बताऊं, एक पेज के ऊपर होना जो था, हाँ, उसको एक तरह से इस्तेमाल किया जाए। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट अवाम के साथ और पाकिस्तान की मफाद के साथ एक पेज पे आ जाती है तो उसमें क्या हर्ज है? तो साहब एक बड़ा अहम नुक्ता है, अब प्रोग्राम वक्त भी ख़त्म होने वाला है। जितनी भी आपने गुफ्तगू की, जो भी तजावीज़ शहबाज शरीफ साहब के सामने रखी, ट्रैक 2 की ऑप्शन रखी, दीगर निकात भी और उनको फॉल करने की बात भी की, इस सब को तभी मुमकिन बनाया जा सकेगा जब गुफ्तगू करने वाले दो बड़े फरीक यानी हुकूमत और अपोजिशन, इसके बीच में कोई गारंटर हो। तो वो क्या है, वो गारंटी क्या है, वो गारंटर क्या है, वो तसल्ली क्या है, जिस तसल्ली की बुनियाद पे आप मेरी तरफ देखिए ना। मैं तारीख का गारंटर इधर से लेके फिर रियल गारंटर की तरफ मैं आपसे कह रहा हूं, वो कोई तसल्ली तो होगी ना कि इस बुनियाद की ऊपर हम बैठ सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि इससे पहले अपोजिशन जो मौलाना, हाँ, मैं आप उसको रख देता हूँ। गारंटी तो मुआहिदे की होती है ना सर, मुआहिदे की होती है, मुज़ाकरात की नहीं होती। मुज़ाकरात के लिए भी मुआहिदा होगा तो उसकी गारंटी होगी, लेकिन इनका मतलब यह है कि सर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए भी तो होंगे। अच्छा, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, रियासत जो है ना इस वक्त, जी, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो, अब मैंने रियासत का बिल्कुल ठीक लफ्ज़, और ये लफ्ज़ जो है मैं सोच के इस्तेमाल करूँ, आप तो सुबह शाम यही कहते हैं कि जी रियासत को इस वक्त गारंटर बनना चाहिए। रियासत से मुराद है कि आपकी अदलिया, आपकी फौज, आपके इदारे और आपकी अवाम, आपका सवाद आज़म, आपकी अवाम, सब जो हैं वो एक लिहाज से एक चीज़ के लिए निकल खड़े हों कि भाई आप बस इनफ इज इनफ, अब आप लोगों ने आगे बढ़ना है। तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस आपने खुद तय किए हुए हैं, आइन की शक्ल में पड़े हुए हैं, पार्लियामेंट की शक्ल में पड़े हुए हैं, कानून की शक्ल में पड़े हुए हैं, और जो डिस्टॉर्शन है जहाँ पे अगर इनेबलिंग एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे अब एहतसाब के बारे में इनका एक रिजर्वेशन है, मतलब अपोजिशन की, कि जी इसको हमारे खिलाफ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम जो शिकायत या गिले हैं, इनके बारे में बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत के जवाब में बातें नहीं होनी चाहिए बल्कि इक़दामात होने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि रियासत इसकी गारंटर बनेगी और बनना चाहिए, और रियासत का आपको पॉजिटिव वाइब्स हैं इस बारे में? मुझे इसके बारे में यकीन है इंशाअल्लाह कि रियासत इसमें गारंटर बनेगी, और रियासत का गारंटर बनना जो है वो पाकिस्तान के अंदर, देखिए पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है,
پاکستان دنیا کے اندر اپنی فورن پالیسی 47 سے لے کے آج تک. درانی صاحب اب اتنی اگر آپ کو تیقن اور یقین اور امید ہے تو کب تک آپ یہ پروسیس شروع ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ پروسیس کی ڈیٹس جو ہوتی ہیں, میں نے جب اپوزیشن نے ڈیٹ دی نا جنوری کی تو میں نے انہیں کہا انتہائی ادب سے, میں نے کہا سیاست میں پہلے دن مجھے یہ سبق ملا تھا کہ تاریخ کبھی نہیں, میں ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں, میں تاریخ کبھی نہیں. ہاں دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ بہت جلدی فوجیں جو ہیں ان کی جو ہتھیار ہیں ان کی ڈائریکشنز جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی بدلنی شروع, یا اوپر کو ہو جائیں گے نیچے ہو جائیں گی. تو اور یہی ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے, اور اس میں بہت بڑا پہلو یہ ہوگا کہ اب ایک سٹریس پیدا ہو گئی, عوام تھک گئے ہیں روز ایک ہی بات سن کے, لوگ ایک ہی گالی سن کے, لوگ ایک ہی طرح کا رویہ دیکھ کے اب عوام اس سے تنگ آ گئے. اور آپ سے اگلی اپڈیٹ ہم کب لے سکتے ہیں؟ دیکھیں میری تو اپڈیٹ جو ہے مطلب میں تو ایک انتہائی, دیکھیں اس سارے سین میں نہ کوئی ایسا یہ نہیں چاہتا کہ جی کوئی لیڈر بن کے ہم اس میں سے کچھ نکال لیں گے یا کچھ کر لیں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کارکن بن کے, ایک پاکستانی بن کے, ایک پولیٹیکل ورکر بن کے, ایک شاگرد بن کے جو ہے, اگر ہماری وجہ سے ہمارے جو لیڈر ہیں وہ خود صوفی ہیں, مطلب پاکستان کی قربانیاں دینے والے, آج وقت ختم ہو گیا. دیکھیے کل کرسمس بھی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے, قائد اعظم جو ایک تحمل اور برداشت کے ایک پیکر تھے, اور قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت بھی ہے, جنہوں نے ہمیں یہ جمہوریت کا راستہ دکھایا, لے کر دیا, جمہوریت کا راستہ دکھایا, اور ایک جیو اور جینے دو کی تلقین کی, قانون پر عمل کرنے کی بلا تلقین شبہ. کیا اینڈ کیا ہے سر آپ نے, اسی بات پہ سر اینڈ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایسا ہی آگے ہوگا ہماری سیاست میں بھی. ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.